हाय फ्रेंड्स। सो विजन आईएएस के डेली करंट अफेयर्स में 22 एंड 23 जनवरी 2023 का हम देखते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। यस, ठीक है। सो ये फर्स्ट न्यूज़ है, स्विट्ज़रलैंड जो है फर्स्ट WTO मेंबर बन गया है टू फॉर्मली एक्सेप्ट द न्यू अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज़। देखो 2022 में जेनेवा में एक जो हमारा WTO का 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे एक अग्रीमेंट डिसाइड किया गया था फिशरीज से रिलेटेड। तो जो फिशरी की जो वर्ल्ड ओवर फिशरी की जो स्टॉक है वो आपके डिप्लीट होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग। ठीक है, ओवर फिशिंग करते हैं, ठीक है, अनसस्टेनेबल लेवल पे फिशिंग की जाती है, तो जिसकी वजह से फिशरी स्टॉक्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था अबाउट द अग्रीमेंट। तो इस अग्रीमेंट में ये है कि इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड जो फ़िशिंग होती है उस पे जो भी कंट्रीज़ जो हैं सब्सिडीज़ देती हैं तो वो प्रोहिबिट की गई है। ओवर फिश स्टॉक्स जो होते हैं वहाँ पे फ़िशिंग सब्सिडीज़ नहीं देनी है। एंड अनरेगुलेटेड हाई सीज़ में जो है वहाँ पे भी आपकी जो है फिशिंग सब्सिडी नहीं देनी है बाय द कंट्रीज़। ठीक है, जो भी WTO मेंबर कंट्रीज़ हैं उन बाय देम। ठीक है, सो हम ये न्यूज़ देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। देखो न्यूज़ तो ये है कि स्विट्ज़रलैंड जो है फर्स्ट WTO मेंबर बन गया जिसने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट अ न्यूज़, बट हमें ये जानना है कि क्या है अग्रीमेंट, क्या है। देखो अग्रीमेंट जो है ये बाइंडिंग है। ठीक है, इट सेट्स न्यू बाइंडिंग मल्टीलैटरल रूल्स टू कर्ब द हार्मफुल सब्सिडीज, जो कि हम बता रहे हैं कि वर्ल्ड फिश स्टॉक्स जो है वाइड स्प्रेड डिप्लीट हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, सो उसको जो भी सब्सिडीज़ दी जाती हैं, हार्मफुल सब्सिडीज दी जाती हैं, उसको कर्ब करना चाहते हैं ना। मोर देन अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक्स आर फिश्ड एट बायोलॉजिकली अनसस्टेनेबल लेवल्स। ठीक है, मोर देन अ थर्ड, लाइक 1/3 से भी ज़्यादा जो है आपकी जो भी फ़िशिंग होती है वर्ल्ड ओवर वो आपकी जो है बायोलॉजिकली अनसस्टेनेबल लेवल पे होती है। तो इसीलिए जो सब्सिडीज़ दी जाती है बाय द कंट्रीज़ उसको जो है प्रोहिबिट करना चाहते हैं बाय दिस अग्रीमेंट, एंड दैट विल बी अ बाइंडिंग अग्रीमेंट। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट WTO अग्रीमेंट है जो कि एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहा है, एंड सेकेंड अग्रीमेंट रीच्ड एट WTO सिंस इट्स इंसेप्शन। ठीक है, इट वॉज अडॉप्टेड एट WTO's 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि जेनेवा में हुआ था 2022 में। एक्सेप्टेंसेस जो हैं फ्रॉम 2/3 ऑफ WTO मेंबर्स आर नीडेड फॉर अग्रीमेंट टू कम इनटू इफेक्ट। ठीक है, तो अगर जब 2/3 मेंबर्स जो हैं वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ही अग्रीमेंट जो है वो इफेक्ट में आता है। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस अग्रीमेंट। देखो की फीचर्स क्या हैं कि ये हमने पहले ही देख लिया कि इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फ़िशिंग जो है उसके लिए जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं उसको प्रोहिबिट करना चाहते हैं। ओवर फिश स्टॉक्स के लिए फ़िशिंग सब्सिडीज़ दी जाती हैं उसको, एंड अनरेगुलेटेड हाई सीज़ में जो आपका होता है, ठीक है, एरिया, तो वहाँ पे भी फ़िशिंग जो है स्टॉप करना चाहते हैं, सब्सिडीज स्टॉप करना चाहते हैं। ठीक है, एंड रिकोगनाइजेज द नीड्स। हाँ, एक फ़ंड बनाया जाएगा जहाँ पे जो भी डेवलपिंग है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एक ऐसा फ़ंड बनाया जाएगा ताकि उनको जो टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है टू इम्प्लीमेंट दैट एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसके लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा जहाँ पे इनको टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई जाएगी। ठीक है, इन मेंबर्स कंट्रीज़ के लिए। नाउ रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने प्लेज किया इतना मिलियन फॉर दिस फंड। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। Now no prohibition on a WTO member regarding the subsidy। अच्छा देखो, सब्सिडी दे सकते हैं अगर वो IUU मतलब इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड नहीं है तो। ठीक है, नॉर्मल है, सस्टेनेबल लेवल पे हो रही है तो आप उस पर सब्सिडी दे सकती है मेंबर कंट्री। एंड सब्सिडी दी जा सकती है टू रिबिल्ड द स्टॉक टू अ बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल। एक बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल पे फिशिंग जो है वहाँ पे रिबिल्ड करे जा रहे हैं स्टॉक्स। ठीक है, फिश की जो पॉपुलेशन है बढ़ाई जा रही है, एक बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल पे लेकर आ रहे हैं, एंड वहाँ पे फिशिंग के सब्सिडी जो है वो आप दे सकते हैं मेंबर कंट्रीज़। नाउ इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया का स्टैंड है कि ऐसे मेंबर्स, ऐसे WTO मेंबर्स जिन्होंने पहले पास्ट में ह्यूज सब्सिडी दी हैं, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फिशिंग करते हैं, उनको ज़्यादा ऑब्लिगेशंस देनी चाहिए सब्सिडी को प्रोहिबिट करने के लिए। ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है,
यही जो सेम हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं वही है कि जो यहाँ पे भी सेम कॉमन, बट मतलब इंडिया यही कह रहा है कि जिसने ज़्यादा गंद मचाया है वो ज़्यादा ऑब्लिगेशंस ले प्रोहिबिट करने का, ठीक है। नाउ इकोनॉमी एट रिस्क, ये एक और न्यूज़ थी। इकोनॉमी, एक रीसेंट स्टडी हुई है, उसमें ये बोला है कि जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है टू द रिस्क ऑफ इकोनॉमी ट्रांजिशन। क्या हो रहा है कि जब हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड, हम कोल और इन सब पे फोकस्ड, मतलब हमारा जो है पावर जनरेशन इसी से होता है मोस्टली, अब धीरे धीरे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टू द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। जैसे आप COP26 देखोगे, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए हैं, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि रिसेंट स्टडी में बताया गया है कि शिफ्ट की वजह से, ट्रांजिशन की वजह से कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी हैं, ठीक है। तो क्या रिस्क है भाई? देखो 60% जो लैंडिंग होती है ना माइनिंग सेक्टर में, वो ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन के रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप ट्रांजिशन कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो यहाँ पे जो लैंडिंग होती है 60% लैंडिंग तो इसमें हो रही है, अभी तो यही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिस्क आ गया, ठीक है। देन 20% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेट इज़ फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, सेम। देन हाई कार्बन इंडस्ट्रीज जैसे पावर जनरेशन हो गया, केमिकल्स हो गया, इनकी लेस फाइनेंशियल कैपेसिटी है टू रिस्पॉन्ड टू द शॉक। शॉक कैसे लगेगा भाई? जब रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेंगे और हम फॉसिल फ्यूल कम यूज़ करेंगे, तो जो पावर जनरेशन जो कोल बेस्ड हो रहा है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड हो रहा है, तो वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो घाटे में आएंगी, ठीक है। उनकी लेस फाइनेंशियल कैपेसिटी है टू रिस्पॉन्ड टू द शॉक्स एंड स्ट्रेसेस ड्यू टू ट्रांजिशन, ठीक है। अब रिसेंट ईयर्स में ये तो हमें पता है कि इंडिया ने ज़्यादा कमिटमेंट शो किया टू द एनवायरमेंटल स्टेबलशिप, हम ज़्यादा रिन्यूएबल्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्लीन एनर्जी क्या होती है? क्लीन एनर्जी होती है एनर्जी डिराइव फ्रॉम द रिन्यूएबल जीरो एमिशन सोर्सेज लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एंड एनर्जी सेव थ्रू द एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, कुछ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स लेके भी। नाउ नीड क्यों फेल्ट हुई है? बिकॉज ये रीज़न हो गया हमारे कि क्लीन एनवायरनमेंट मिले, रिड्यूस्ड कार्बन एमिशंस हों, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जैसे कि सन हो गया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, एंड जिससे भी अगर हाइड्रोजन गैस इनके थ्रू बन रही है तो वो, तो एनर्जी सिक्योरिटी बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, ठीक है। अगर हमारा जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, क्योंकि हम ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, है ना, पेट्रोलियम, डीजल, और ये हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम ये इंपोर्ट कम करेंगे, हम रिन्यूएबल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्लीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया? रिसेंटली जो है ये हमारा COP26 जो मीट हुई थी, ठीक है, UNFCCC वाला जो है, ठीक है, इसमें जो है 2070 तक हम नेट ज़ीरो कमिटमेंट जो है PM ने अनाउंस की। इसके अलावा 4 चीज़ें और अनाउंस की गई थी, ठीक है, टारगेट्स जो है हमारे रिवाइज किए गए थे। नाउ पॉलिसीज़ लाइक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ऑफशोर विंड पॉलिसी, PM कुसुम, फेम इंडिया इज़ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन यूनियन बजट में भी आपका रोड मैप दिया गया है क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट मिटिगेशन से रिलेटेड। नाउ वी कम टू द थर्ड न्यूज़, ठीक है। नाउ सेबी ने लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन डेटाबेस ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है। देखो बॉन्ड और शेयर्स क्या होते हैं? बॉन्ड और शेयर, देखो शेयर क्या होता है कि जब मैं कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और उसको पैसा चाहिए, ठीक है, मार्केट से पैसा चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, मार्केट से पैसा चाहिए, तो वो 2 तरीके कर सकती है। बॉन्ड होती है उधारी, ठीक है, आप उसको लोन दे रहे हो, उधार दे रहे हो, और शेयर होती है कंपनी का मालिकाना हक, कंपनी के 10% शेयर किसी के पास है, 1% या 0.5% शेयर, तो मतलब इतना परसेंटेज उसका वो है जो है मालिकाना हक हो गया उस बंदे का, ठीक है। एंड उस बंदे को आपका जो है डिविडेंड जो होता है ईयर एंड पे, जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं उससे डिविडेंड जो है वो सब मिलता है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग वो होती है मालिकाना हक में आ गई, ठीक है। एंड जब भी कभी कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जब वो अगर कंपनी कोई बंद होने वाली है और उसको लिक्विडेट करेंगे, तो जो भी पैसा है सबसे पहले जिनसे लोन लिया है उनको दिया जाएगा, मतलब बॉन्ड वालों को पैसा पहले दिया जाएगा। शेयर होल्डिंग, क्योंकि मालिक है, मालिक का पैसा तो डूब भी सकता है ना, मालिक का पैसा तो डूब भी सकता है, तो शेयर वालों को सबसे एंड में पैसा दिया जाता है, बॉन्ड वालों को सबसे पहले दिया जाता है। तो बॉन्ड इज़ लाइक अ डेट इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। शेयर इज़ एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इक्विटी है ये, इक्विटी जो है कि आपका मालिकाना हक हो गया उसमें, ठीक है, और आप उसको दोबारा किसी और मार्केट में बेच भी सकते हो,
ठीक है। सो सेबी ने एक इंफॉर्मेशन डेटाबेस बनाया है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। अब म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, हमने पॉलिटी में पढ़ा है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी बिग बिग ये होते हैं, शहर वगैरह होते हैं, या जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, इंदौर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, और ये जो है आपकी जो हम अपने उसमें पढ़ते हैं, जैसे ये जो हमारा 3rd टियर, ठीक है, ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हम एक तो होता है PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एंड एक हो गए हमारे म्युनिसिपल वाला, ठीक है। तो ये जो म्युनिसिपल है ये तो विलेज लेवल पे हो गए, ठीक है, ये आपके और अबव लेवल पे हो गए, जो शहर बोल सकते हैं, टाउन एंड ऑल, ठीक है। सो म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस द्वारा जो है बॉन्ड अगर इशू होते हैं तो हम उनको म्युनिसिपल बॉन्ड्स कहते हैं। अब इन बॉन्ड का क्या फ़ायदा होता है कि वैसे इन जनरल उनको स्टेट गवर्नमेंट के पैसे पे डिपेंड होना होता है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंसिंग मोड होता नहीं है, ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, ठीक है, एंड वाटर जो है सीवेज ट्रीटमेंट एंड ऑल, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो इन सब के लिए आपको मनी चाहिए, एंड इसको फंडिंग के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं मनी के लिए। तो अगर हम म्युनिसिपल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा कि हम जो डिपेंड होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं, हम अपना पैसा खुद रेज कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। अपने जो है जो भी मैनेज कर पाएंगे बेटर तरीके से, ठीक है। तो इसी में ये न्यूज़ है, सेबी ने लॉन्च किया है एक इन्फॉर्मेशन डेटाबेस, दैट इतना ही हमें पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन डेटाबेस लॉन्च किया है, जिसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स, रेगुलेशन, सर्कुलर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। इतना नहीं रटना है उसको, बस इतना याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन डेटाबेस लॉन्च किया है सेबी ने म्युनिसिपल बॉन्ड से रिलेटेड। बट म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैंने बताया, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेंगलुरु में सबसे पहले इंडिया में 1997 में लॉन्च किया गया था। नीड फॉर द म्युनिसिपल बॉन्ड, क्या ज़रूरत है भाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, ज़्यादा फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर सकते हैं। डिपेंडेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे कम हो जाएगी। इट विल इनेबल द अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव एंड द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट। ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके लिए ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजीज़, इनोवेटिव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज आएंगी, बिकॉज ज़्यादा पैसा होगा तो हम ज़्यादा अच्छे से उस पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स फेस्ड बाय द म्युनिसिपल बॉन्ड। अभी देखो क्या है ना कि सेकेंडरी मार्केट नहीं है। देखो मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। जैसे हम कार लेते हैं तो हम जो न्यू कार लेते हैं वो तो होगी प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होती है, जब हम ओल्ड कार जो होती है, जैसे कि OLX पे बेच दी या कार24 पे। हाँ तो एक मिनट ना, मैंने पॉज किया था, कुछ काम आ गया था, एक सेकेंड ना, मैं दोबारा बताती हूँ। देखो जो मार्केट होती है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जैसे हमारे जो शेयर्स होते हैं, जब फर्स्ट टाइम जो IPO होता है, IPO निकलता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम निकलता है उसे हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट में निकलता है, ठीक है। तो अब जब दोबारा से अगर मैंने कोई शेयर खरीदे, फॉर एग्जांपल मैं पर्सन X हूँ और मैंने कुछ शेयर वगैरह खरीदे, लेकिन अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा, अब मेरे को वो बेचने हैं, तो मैं सेकेंडरी मार्केट में बेचूंगी जहाँ बाकी लोग ग्राहक होंगे और वो खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये होता है। ऐसी जैसे कार हो गई, न्यू कार खरीदी वो प्राइमरी मार्केट, ओल्ड कार बेची सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो इसी तरह से शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट होती है। अब हम म्युनिसिपल बॉन्ड पे आते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड में क्या है कि क्या कॉन्स्टेंट फेस किए जाते हैं। जो सेकेंडरी मार्केट में ना, देखो क्या होता है, जब सेकेंडरी मार्केट होती है ना, तो अब सेकेंडरी मार्केट में इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको पैसा देने के लिए कि हाँ लो भाई लो, हम खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन है कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो है वो सेकेंडरी मार्केट पे नहीं है, तो जो उसको मोर एक्सटेंसिव इन्वेस्टर बेस है वो लैकिंग है, ठीक है। उसको और एक्सटेंसिव इन्वेस्टर बेस नहीं मिल पाएगा कि वो और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ना सेकेंडरी मार्केट में, वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल होता, ठीक है। कंडीशंस इम्पोज सच एज प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स एंड मैक्सिमम लोन रीपेमेंट पीरियड, ठीक है। कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स होती हैं कि इतना ही आप बॉन्ड खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं। प्लस इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोन रीपेमेंट पीरियड है। जैसे कि
मुझे एग्जैक्ट वो नहीं पता ईयर, बट जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग है, लाइक 3 इयर्स तक आपको रखना पड़ेगा, 5 इयर्स तक रखना पड़ेगा, तो लाइक 3 इयर्स भी लॉन्ग पीरियड होता है। तो ये एक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से लोग नहीं भी खरीदते। देन पुअर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एंड लो इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये तो इन जनरल किसी भी इंस्टीट्यूशन में होता ही है, लो इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी एंड पुअर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अभी रिसेंट रिपोर्ट में आरबीआई ने सजेस्ट किए थे कुछ मेजर्स फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्रू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है, किस तरीके से उनको पैसा मिले। तो वो कैसे कर सकते हैं भाई, साउंड एंड एफिशिएंट रेगुलेशन होना चाहिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो भी हैं, ये ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, बेटर गवर्नेंस होना चाहिए, लिस्टिंग द म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो आरबीआई ने सजेस्ट किया था कि आप जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करो। तो क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट मिल जाएगी। सेकेंडरी मार्केट मिलेगी तो क्या होगा कि ज़्यादा इन्वेस्टर बेस मिलेंगे, ज़्यादा लोग खरीदने के लिए होंगे, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा म्यूनिसिपल पार्टीज़ को, ठीक है। 2 तरह के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, जनरल एंड रेवेन्यू। तो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स जैसे कि नॉर्मल वर्क के लिए, सिविक एमिनिटीज़, ठीक है, को बढ़ाने के लिए, जैसे वाटर सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजल एक्सेट्रा। रेवेन्यू बॉन्ड्स जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ टोल ब्रिज पे ही काम करना है, तो टोल ब्रिज से के लिए ही हमने म्यूनिसिपल बॉन्ड रेज किए हैं, तो हम वो टोल ब्रिज बनाने के लिए ही यूज़ करेंगे। जनरल ऑब्लिगेशन में क्या होता है कि आपने जो रेज किया मनी वो कहीं भी लगा सकते हैं, वो वाटर में, सैनिटेशन, गार्बेज वगैरह वगैरह, कहीं पे भी किसी भी चीज़ को बेटर करने के लिए वो लगा सकते हैं जनरल। तो 2 तरह के बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। नाउ वी कम टू द सेकेंड न्यूज़, ये देख लेते हैं हम। अहोम बोरियल वाला देखते हैं, चलो देखो। अहोम बोरियल माउंट्स मेडाम इन असम टू वाई फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। देखो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग के लिए इन्होंने बोला है कि इसको मिलना चाहिए, ठीक है। ये अहोम वाले को इन्होंने ट्राई किया है। तो 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, 32 तो कल्चरल है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एक भी नहीं है कल्चरल में से। देन 7 नेचुरल है, एक मिक्स टाइप है। कंचनजुंगा जो है वो मिक्स टाइप है, जो कि सिक्किम में है अपनी, ठीक है, वो मिक्स टाइप है। नाउ मेडाम्स क्या होते हैं, ये ब्यूरियल माउंट्स होते हैं जहाँ पे अहोम के किंग, क्वीन, नोबल्स जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो डेड बॉडी है उनकी वो रखी जाती है, ठीक है। सो ये आपके अपर असम में, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अपर असम, चराइदियो, ठीक है, ये पूरे के इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अपर असम चराइदियो, ठीक है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपको मिलेगा। ये फर्स्ट कैपिटल थी अहोम की, ठीक है। एंड इसमें क्या है, मेडाम्स में होता क्या है कि इन जनरल, मतलब इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता, बट इन जनरल अगर आपको पता करना हो तो क्या होगा कि एक वॉल्ट और चैम्बर होगा जिसमें मॉर्टल रिमेन्स रखे जाएंगे, एक हेमिस्फेरिकल अर्दन माउंड होगा जो कि कवर करेगा इस चैम्बर को, ठीक है, एंड ब्रिक स्ट्रक्चर से, एंड एक ऑक्टागोनल जो है आपकी बाउंड्री वॉल होगी ऑक्टागोनल शेप में, ठीक है। तो ऑक्टागोनल बाउंड्री वॉल होगी विद आर्च्ड गेटवे, ठीक है। देयर साइज इज वेरी फ्रॉम अ मोडेस्ट माउंट टू अ हिल, जस्ट अ मिनट, हाँ। सो माउंट से हिलॉक एंड डिपेंडिंग अपॉन द पावर, स्टेटस एंड द रिसोर्सेज ऑफ द पर्सन बरिड, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर रखते थे ये लोग। चैंगरूंग फुकैन वॉज अपॉइंटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द सिविल वर्क्स इंक्लूडिंग द रॉयल मेदाम, ठीक है। अहोम किंग्स जो थे दे यूज टू बी बरिड अलॉन्ग विद देयर ट्रेजर एंड आर्टिकल्स ऑफ देयर डे टू डे यूज। अबाउट अहोम किंगडम, अहोम किंगडम जो है ग्रेट ताई ग्रुप ऑफ पीपल के ये मेंबर्स हैं ट्रेडिशनली एंड कल्चरली। ये आपके अपर असम रीजन में आए थे ब्रह्मपुत्रा वैली में थ्रू पटकाई हिल्स, ठीक है, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ चाओलोंग सिंगफा, फर्स्ट किंग ऑफ द अहोम डायनेस्टी। इन्होंने कैपिटल चराइदियो बनाई। लचित बोरफ्यूकेन जो हैं वो इसके ग्रेटेस्ट वॉर जनरल्स हैं जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, हु फॉट अगेंस्ट द मुगल्स, ठीक है, जिन्होंने मुगल्स के साथ बैटल ऑफ सराय घाट है, आई गेस सराय घाट, वो इन्होंने लड़ी थी, ठीक है। एंड ये हो गई न्यूज़। इस पे आते हैं अब हम। देखो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट फॉर प्राइस कंट्रोल। IMF का पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें ये बोला है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है ना तो ज़रूरी है ना ही सफिशिएंट है, नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट फॉर प्राइस कंट्रोल। Paper suggested that for some countries, targeting leads to improved outcomes. However, for most countries, there is limited impact for such framework. देखो इसमें ये बोला है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है, देखो सबसे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है,
पहले ये बता देते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जैसे कि आप रिसेंट बहुत न्यूज़ में सुनते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा, आरबीआई जो है उसको आरबीआई ट्राई करता है कि जो इन्फ्लेशन है वो ±4% से ज़्यादा ना हो, मतलब 2% मिनिमम होना चाहिए, 6% मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लाइक अबव 6 चला गया है, तो फिर आरबीआई क्या करेगा? अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है का क्या मतलब है? लोगों के पास पैसा है, डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड कर रहे हैं, पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो है किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अनियन, ठीक है, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा है खरीदने के लिए, डिमांड ज़्यादा है, तो लोग जो वो है अनियन के प्राइस बढ़ गए। तो आरबीआई क्या करेगा? जो आपके बैंक रेट्स होते हैं, ठीक है, जिस पे वो लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ठीक है, ये हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आप जो बैंक है, ठीक है, आरबीआई से पैसा लेता है जब उसको ज़रूरत होती है, ठीक है, आरबीआई से लेंड करता है पैसा, तो कुछ रेट, कुछ परसेंटेज पे, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा? उस परसेंटेज को बढ़ा देगा, उस परसेंटेज को बढ़ा देगा। तो क्या होगा कि अगर जो लोन है, जो बैंक को पैसा है, वो महंगा मिलेगा, कॉस्टली मिलेगा, तो बैंक ज़्यादा पैसा लेगा नहीं, और ज़्यादा पैसा अगर बैंक के पास होगा नहीं तो वो आगे लोन में नहीं देगा, और तो आगे आपके लोगों के पास जो है मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो आपका जो है प्राइसेस जो है दोबारा से स्टेबल हो जाएंगे। ये एक बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसा असली में टाइम लगता है जब भी आरबीआई जो है रेट्स कम करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो यही हो गई। ये हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी 2016 में, आरबीआई जो है तब से ये इस तरीके से इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं। इससे पहले क्या होता था? बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता था 2016 से पहले, लेकिन 2016 आरबीआई में अब हम इंडिया जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाले उस पर शिफ्ट हो गया है। तो रिसेंटली आईएमएफ के एक पेपर में ये पब्लिश हुआ है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है कि किसी कंट्रीज़ में तो इम्प्रूव्ड आउटकम देखे जाते हैं, लेकिन मोस्ट कंट्रीज़ के लिए लिमिटेड इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है? इन्फ्लेशन को टारगेटेड लेवल पर लेके आना, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर इंक्रीज करेंगे रेट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा जो है कम जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एंड ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन बाय कर्टेलिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिक्रीज करेंगे रेट तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा बैंक लोन जो है आगे पैसा देगा, सप्लाई बढ़ेगी, एंड इन्फ्लेशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर 2% से कम हो गया है, एंड तब उस केस में आरबीआई डिक्रीज कर सकता है रेट। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की? मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड कोहेरेंट पॉलिसी मेकिंग बन सकती है इससे, ठीक है। देन प्राइस स्टेबिलिटी अलाउस इन्वेस्टर्स टू कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन वाली स्टेज आ गई, तो कोई भी इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। इसीलिए अगर इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में रहे, ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग भी आपकी अच्छी हो पाएगी, कोहेरेंट हो पाएगी। प्राइस स्टेबिलिटी से इन्वेस्टर्स जो हैं कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन्स द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी मेंटेन रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी तो जो मेरे पास, तो मेरी तो इनकम इतनी ही है, ठीक है, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी ना। तो अगर आपके इन्फ्लेशन एक लेवल पर बना रहेगा तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो मेनटेन रहेगी। हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल तंगी में भी नहीं आएंगे और बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं आएंगे कि हम बहुत एफ्लुएंट हो गए, ठीक है, विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। नाउ 2016 में पार्लियामेंट ने आरबीआई एक्ट 1934 अमेंड किया था टू चेंज द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंट्रोड्यूस एन इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ एज पर द न्यू फ्रेमवर्क जो है इन्फ्लेशन टारगेट ये सेट किए जाते हैं। अपर लोअर टॉलरेंस लिमिट 4%, 6%, 2%, 4 ± 2, ठीक है, +-2, 4 ± 2% ये होता है। तो मतलब कि +-2 हो गया तो 2% से 6% हो गया, ठीक है। एंड ये एवरी 5 years रिवाइज किए जाते हैं। रिसेंटली अभी रिवाइज हुआ था मार्च 21 में, ठीक है, इतना याद नहीं रखना, बट हाँ रिसेंटली रिवाइज हुआ था। तो ओके,
नाउ चैट जीपीटी पॉपुलैरिटी रेजेस साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक ओपन एआई कंपनी है यूएसए की। इन्होंने एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर चैट बॉट टाइप बनाया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसमें कि जो भी हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है ना ह्यूमन की, और जो ह्यूमन का टेक्स्ट है, जैसे मैंने ये लिखा चैट बॉट, इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। और जो मैं जो बोल रही हूँ नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, तो उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकता है, उसको जनरेट भी कर सकता है, नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि ये ह्यूमन ने ही लिखा है, बट हो सकता है ये आपके इस चैट बॉट ने लिखा हो, ठीक है, चैट जीपीटी। तो इस पे कुछ कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। ये बोल रहे, अच्छा ये होता क्या है, जीपीटी क्या है? जीपीटी इज़ अ जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल की तरह होता है, जो कि डीप लर्निंग टेक्निक पे जो है रिलाई करता है, जो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसे होता है, डीप लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऐसे होता है। डीप लर्निंग, दिस इज डीप लर्निंग, दिस इज मशीन लर्निंग। ये हम साइंस एंड टेक के उसमें पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर चैटबॉट कहाँ गया, टू प्रोड्यूस द ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड ऑन इनपुट्स। नाउ इट इज ट्रेन ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। हाँ, इसमें क्या है कि इसको ट्रेन भी तो करना पड़ेगा, ये तो मशीन है ना कोई, जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसको बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पे जो लिखे गए हैं, ऐसे टेक्स्ट डेटा पे बहुत ज़्यादा उस पर ट्रेन किया गया है। एल्गोरिदम यूज़ होता है, वो है ट्रांसफॉर्मर नाम का। एप्लीकेशंस क्या है? कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स, ठीक है। देन जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज हुए, ऑनलाइन फॉरम में जो क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करना। देन क्रिएटिंग द पर्सनलाइज कंटेंट फॉर सोशल मीडिया पोस्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो अब देखो, अब जो चीज़ ह्यूमन कर सकती है अगर वो कोई मशीन कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो कंसर्न्स आएंगे। तो कंसर्न क्या है? पोटेंशियल ऑटोमेशन एंड स्केलिंग ऑफ चैटबॉट में इंडस्ट्रियलाइज क्रिएशन एंड पर्सनलाइजेशन मैलिशियस वेब पेजेस, ठीक है, हो सकता है ना, बिल्कुल मैलिशियस वेब पेजेस बन सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग लाइंड स्कैम्स हो सकते हैं, टारगेटेड फिशिंग कैंपेन्स हो सकते हैं। इट विल अलाउ पीपल विद लेस और नो स्किल्स इन कोडिंग टू लॉन्च साइबर अटैक्स कर सकते हैं थ्रू दिस, एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एआई जनरेट कंटेंट है या वन ओरिजिनल वर्क है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें पता चल जाता है कि ये ह्यूमन बेस्ड है, बट अगर इस तरीके से तो होगा तो फिर कैसे बता पाएंगे कि किसने ये ह्यूमन बेस्ड है या किसने बनाया है, ठीक है। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम ITEC, ये एक प्रोग्राम है जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है। 1964 में ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंस्टीट्यूट किया था एज अ बायलैटरल प्रोग्राम ऑफ असिस्टेंस, ठीक है, इंडिया के टू शेयर इंडियाज डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस। इसमें क्या है कि अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑफिसर्स और सेलर्स ऑफ सेवरल कंट्रीज़, उनके लिए इसमें एक कोर्स लॉन्च किया था। तो ये तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमें ये प्रोग्राम पता होना चाहिए क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, 1964 का बायलैटरल प्रोग्राम है ऑफ असिस्टेंस टू शेयर इंडियाज डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस। इसमें ये क्या होता है कि कॉपरेशन प्रोग्राम्स के लिए भी ये यूज़ होता है, जैसे कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के लिए, ग्रुप ऑफ 77, G15, आशियन और बीमस्टेक एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। देन अंडर ITC एंड सिस्टर प्रोग्राम्स है इसके कुछ, स्कैप जो है अफ्रीका में ये प्रोग्राम चलता है। देन देयर इज कोलंबो प्लान, जहाँ पे हमने मोर देन 160 कंट्रीज़ को बेनिफिट मिला है इस प्रोग्राम से। मेजर कंपोनेंट्स क्या रहते हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग कराना, ट्रेनिंग कराना, स्टडी टूर्स होते हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स को डेप्यूट किया जाता है और वो वहाँ पे जाके उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के सेलर्स को, जो ऑफिसर्स को, और भी आपके, ठीक है, तो आर्मी वगैरह में भी है ना। तो नेक्स्ट सेकेंड न्यूज़ पे आते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये तो कुछ नहीं है, ये जो है अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ आई थी कि जो फार्मर्स हैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के, उनके जो कॉम्पनसेशन रिलीज़ किया जाता है क्रॉप डैमेज क्लेम्स से रिलेटेड, उन्होंने बहुत ही कम मेजर सम ही रिलीज़ किया है, ठीक है। अब ये तो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या? AIC जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही आती है, ठीक है। एंड ये जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन ये करती है, ठीक है। नाउ स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम जो है, ठीक है,
ये आपका गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है जहाँ पे 5 लाख की इंश्योरेंस दी जाती है, ठीक है, टू द बेनिफिशियरीज जो भी हैं, तो उसी का ये हेल्थ एंड वेलनेस कंपोनेंट है उसमें एक, तो उसी का ये एक पार्ट है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। इसमें 2 टीचर्स लिए जाते हैं, एक मेल एक फीमेल, इन एवरी स्कूल डेजिग्नेटेड एज द हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स, ठीक है। 1 आवर एवरी वीक वो स्कूल स्टूडेंट्स के साथ बातें करते हैं, ठीक है। ये आपके जो प्रोग्राम्स और ये सब होते हैं ना, ये आपके मेंस में काम आ सकता है कि वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने। नाउ रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग जो है मेजरली आपके मेघालय में किया जाता है। नैरो टनल्स, ऐसे क्या होता है, आप गूगल करोगे तो ऐसे टनल सी बनी होगी, है ना, नैरो टनल्स बहुत पतले से, जहाँ से सिर्फ एक बच्चा ही जा सकता है, ठीक है, और वो वहाँ से कोल जो है आपका एक्सट्रैक्ट करता है। तो रेड होल माइनिंग बहुत डेंजरस होती है, ठीक है, कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो एनजीटी ने बैन किया था रेड होल माइनिंग अप्रैल 2014 में। हाई कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी मेघालय गवर्नमेंट एस्टिमेट ऑफ कोल, ये छोड़ दो। इसमें क्या है, रेड होल माइनिंग इन्वॉल्व्स डिगिंग ऑफ द नैरो टनल्स। ये तो न्यूज़ है कि क्या हुआ है रिसेंटली, ठीक है, बट एनजीटी ने ये बैन कर रखा है रेड होल माइनिंग सिंस अप्रैल 2014। रेड होल माइनिंग में आपका क्या होता है, नैरो टनल्स डिग किए जाते हैं, यूजुअली 3-4 फीट हाई, विच वर्कर्स ऑफन चिल्ड्रन एंटर एंड एक्सट्रैक्ट द कोल। मोस्टली ये आपके मेघालय में होता है बिकॉज ऑफ द थिननेस ऑफ द कोल फाउंड देयर, ठीक है, मतलब बहुत गहराई में नहीं है कोल, ऊपर ऊपर में भी मिल जाता है, तो इसीलिए जो है रेड होल माइनिंग वहाँ पे मेजरली प्रैक्टिस की जाती है मेघालय में, ठीक है। नाउ मिसल्स एंड रूबेला। मिसल्स एंड रूबेला, इंडिया ने टारगेट रखा है टू एलिमिनेट द मिसल्स एंड द रूबेला बाय 2023। मिसल्स और रूबेला दोनों ही वायरल डिजीज़ होते हैं। मिसल्स जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपके लंग्स एंड ऑल, ठीक है, एंड जो रूबेला है वो आपके लिम्फ नोड, आईज, स्किन, इन सबको आपके अफेक्ट करता है। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, जिसमें अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, एंड नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान मिसल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन के लिए बनाया गया था। रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन को रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लेकर आए, एंड नेशन वाइड जो है आपका सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी कैचअप कैंपेन भी लॉन्च किया गया था। नाउ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स फाउंड हुआ है इन द भरतपुर, वेस्ट बंगाल। ये यहाँ पे अदर फाइंडिंग्स क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में एक स्तूपा मिला है, पोट्री मिली है चालकुलेटिक कॉपर एज से, स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा इन भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। अब क्या मिला है क्या नहीं ये इतना कोई डिटेल में नहीं पूछता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होती है, ठीक है। ये मिला है भरतपुर, वेस्ट बंगाल से। ये थोड़ा सा आप रिमेंबर कर सकते हो कि एक मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स मिला है, ठीक है। अभी ये ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, ओके, हाँ, भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या है कि जो आपके हैंड्स होते हैं बुद्धा के, वो बिल्कुल टच करते हैं अर्थ को, ठीक है। तो एक हैंड, तो अर्थ विटनेस मुद्रा है विद ऑल द 5 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, ठीक है, एक्सटेंडेड टू टच द ग्राउंड। तो ये सिंबलाइज करता है जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था बोधि ट्री के, बोध गया में बोधि ट्री के नीचे बैठ के, तो जो एनलाइटनमेंट मिला था ये उसको सिंबलाइज करती है ये मुद्रा, ठीक है। एंड व्हेन ही समन्ड द अर्थ गॉडेस थावरा टू बियर विटनेस टू हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। पर्सनालिटी इन द न्यूज़, वीर नारायण सिंह, ये छत्तीसगढ़ के में एक लैंडलॉर्ड थे, एंड 1857 की जो क्रांति हुई थी तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने लीड किया था, एंड फर्स्ट छत्तीसगढ़ी फ्रीडम फाइटर इनको बोला जाता है। ये गौंड ट्राइब से थे, इनकी फैमिली गौंड ट्राइब से थी, बाद में वो फैमिली जो है भींजवाड़ ट्राइब में कन्वर्ट हो गई थी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ये गौंड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। भींजवाड़ ट्राइब, गौंड ट्राइब कहाँ की हैं, ये आपके छत्तीसगढ़ में भी हैं, ठीक है। नाउ जगन्नाथ टेम्पल पुरी, प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल जो है आपके पुरी में है, उड़ीसा में, वन ऑफ द 4 धाम, ठीक है, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, ठीक है। सो एक तो रामेश्वरम में है, एक ठीक है, अगर ये उड़ीसा है, यहाँ पे पुरी है यहाँ पे, ठीक है। रामेश्वरम हमारा चेन्नई से इधर निकल के इस तरफ यहाँ पे है रामेश्वरम। देन आपका द्वारका, ठीक है, द्वारका गुजरात में है, एंड बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में है। तो वन ऑफ द 4 धाम्स आपका ये है। इसको वाइट पगोड़ा
इसको वाइट पगोड़ा भी बोला जाता है। किंग अनंत वर्मन देव ने बनाया था। लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, जो कि लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन है जगन्नाथ। मेन टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन कलिंगा आर्किटेक्चर। यस, कलिंगा आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, उसमें ये बनाया गया है। एंड नो शेडो ऑफ द टेम्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट एनी टाइम ऑफ द डे। कभी भी इसकी मेन फीचर यही है कि आपकी जो टेम्पल की शेडो है कभी भी ग्राउंड पे नहीं आती, कभी भी नहीं आती। आइडल्स ऑफ होली ट्रिनिटी, जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एंड उनका जो बड़ा भाई है बालभद्र, वुड से बना होता है ये। कार्विंग्स जो हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की हैं वहाँ पे। जगन्नाथ रथ यात्रा सेलिब्रेटेड हेयर, आई थिंक जून में होती है वो। सोमालिया भी प्लेस इन न्यूज़, इनकी कैपिटल मोगादिशु है। अभी यूएस ने स्ट्राइक किया सोमालिया पे, किल्ड अप्रॉक्सीमेटली अल शबाब के फाइटर्स, ठीक है, जो कि टेररिस्ट ग्रुप। देन पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या है इसकी, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है ये। देखो आप अगर अफ्रीका देखोगे तो यहाँ पे सोमालिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे ये दिस इज द सोमालिया, मोगादिशु इनकी वो है। एंड बॉर्डर बाय इथियोपिया, ये रहा इथियोपिया, बॉर्डर बाय इथियोपिया, द जिबूती एंड गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, एंड कीनिया एंड इंडियन ओशियन। तो ये तो हमारा इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है। दिस इज द गल्फ ऑफ एडन एंड कीनिया, ये रहा। एंड इट ऑल्सो शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स विद येमेन, ये रहा येमेन। तो मैरीटाइम बॉर्डर्स मतलब ये पानी के थ्रू, तो ये इसके साथ। इक्वेटर पासिस थ्रू सोमालिया, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर पासिस थ्रू सोमालिया, इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है, तो उसमें सोमालिया भी है एक। जोग्राफिकल फीचर्स, टेरेन जो है मोस्टली फ्लैट सवाना सेमी डेजर्ट है। मेजर रिवर्स इज जुब्बा एंड शेबेल। माउंट शिम्बिरीज इज द नॉन एज द माउंट सुरुड कैड। ये इतनी इंपॉर्टेंट याद नहीं रहती, ट्रस्ट मी, इतना याद नहीं रहता, बट हाँ सेमी डेजर्ट कंडीशन है, ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। मेजर रिवर्स कौन सी हैं एक पढ़ सकते हो, बट ठीक है, मतलब इतना भी याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, थैंक यू वेरी मच।